नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी और बातें नमस्कार। करेंगे समसामयिक। स्वागत कर रहा हूँ हर्ष जी का। आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया धन्यवाद। हमारी चैनल और हर्ष जी की चैनल दोनों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो हर्ष जी, आपके कॉकरोचेस की पिटाई तो बदस्तूर जारी है। ये तो गलत बात है ना। कॉकरोचेस को कोई जीव जंतु नहीं मान रहा कि ये जीव हत्या जो है ये तो सनातन में होती नहीं है। जीव हत्या पाप है। और ये कॉकरोचेस की पिटाई हो रही है, कभी जयपुर में, कभी जोधपुर में। हमारे राजस्थान के वीर जो हैं उन्होंने कॉकरोचेस को ही मुगल समझ लिया है। क्या बात है? मैंने जब ट्वीट किया था तो आपने तो कहा था कि भाई पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे मैंने कहा कि भाई आपके राजस्थान वाले कुछ कर क्यों नहीं रहे। और देखिए पिछले एक हफ्ते में और आज के में हम बात कर रहे हैं तो एकदम सिनेरियो चेंज हो गया है। खाता वहीं से खुल गया है इनका राजस्थान से ही तो अब ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा सोच भी रहे हैं, सोच समझ के कर रहे हैं कि भाई अब अगला स्टेप क्या किया जाए। लेकिन इनका जो ये तर्क है ना, देखो बदमाश कितने हैं। इन्होंने तर्क क्या दिया जब इनसे पूछा गया कि भाई तुम पंजाब क्यों नहीं गए, कर्नाटक क्यों नहीं गए, केरल क्यों नहीं गए, झारखंड में क्यों नहीं गए, तुम रांची में क्यों नहीं गए। जब इनसे ये पूछा गया तो लॉजिक इनके पास कितना शानदार था कि वो महाराष्ट्र में पैदा हुआ, मैं जयपुर का हूं और सौरभ दास दिल्ली में पैदा हुआ, तो हम तो अपने ही स्टेट में जाएंगे। ये देखिए क्या लॉजिक लेकर के आए। ये जितने भी कम्युनिस्ट है ना, आप इनसे बहस कर लो, इन सालों को बहस में कोई नहीं हरा सकता। कम्युनिस्टों से बहस इनसे के कितनी तरीके भी कर दूसरे लो। होते हैं। नहीं, कम्युनिस्टों से बहस के तरीके दूसरे हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट कभी तर्क नहीं करते। वो हमेशा आपको कुतर्क पे ले जाएंगे। हाँ तो जब वो कुतर्क करेंगे तो वो आप जैसे मनुस्मृति को लेके कुतर्क कर दिया। बताओ। अब आप उस कुतर्क को डिफेंड करने में ले जाओ। आप उसको कुतर्क हम्म, का जो है तो वो तो अगर आप कुतर्क को अ, काटने में लग जाओगे, उसकी काट करने लगोगे, तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी टर्फ पे चले गए, आप उनकी ही पिच पे खेलने हाँ के लिए वो चले गए। आपको अपने स्तर पे लाते हैं। तो वो उनका काम ही यही है। तो उनके साथ कुतर्क नहीं करना, उनको जो है इस तरह से करना। जैसे जब उन्होंने कहा मनुस्मृति में ये है, तो मैंने कोट करके कुरान में क्या-क्या है वो लिख दिया। मैंने जो हमारे लोग थे, उनको तो मैंने मनुस्मृति बताई, लेकिन उनका जो रिएक्शन, उनके लिए जो रिएक्शन था, वो सीधे-सीधे राहुल गांधी को उन्होंने कहा, "भैया कुरान में ये है, ये देख लो तुम। 2.223 औरतें जो है वो तुम्हारी खेती हैं, तुम जैसे चाहो वैसे जोतो। फिर 4.3 4-4 बीवियाँ रखो, 4.34 पीटो।" और उसके अलावा दुनिया भर के और हैं भई भाई, कुरान और हदीस में लिखा हुआ है कि साहब आपकी आधी गवाही है। तो अब ये चुप, अब ये नहीं भिड़ेंगे आगे, अब ये अवॉइड करके निकल गए। तो इनके साथ में इसी तरह से किया जाता है और कई बार जो है अगर ये चिल्लाएँ तो इनसे ज़ोर से चिल्लाया जाता है। जैसे एक आदमी आता है ना, वो विवेकहीन श्रीवास्तव, ध्यान है ना आपको विवेकहीन श्रीवास्तव? हाँ तो नाम तो सुना हुआ है। हाँ। हाँ, तो वो ये आपके मीडिया वाले या जो टीवी वाले जो हैं वो उसको विवेक श्रीवास्तव कहते हैं। मैं उसको विवेकहीन श्रीवास्तव कहता हूँ। तो जब पहली बार मेरे सामने पढ़ा तो जैसे ही वो कुछ उल्टी-पुल्टी बातें मैंने कहा, "अरे चुप विवेकहीन श्रीवास्तव, क्या बकवास कर रहा है?" तो वो पलट गया। वो मतलब अपना ट्रैक छोड़ गया। तो आपको ऐसा काम करना है जिससे ये अपना ट्रैक छोड़े। जो हाँ मतलब इन्हें डिरेल कर दो। कम्युनिस्टों से जो बात करने का तरीका है वो तार्किक कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका काम ही पहले कुतर्क करके आपको कुतर्क के डिफेंस में वो कुतर्क कर दे। कह दिया उन्होंने कि ये मनुस्मृति जो है ये अरे महिला विरोधी वो है। ये क्या कर रहे हैं कि वो मनुस्मृति को लेके वो जो सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ एक ट्वीट किया ना, वो लंबा चौड़ा सा, उसमें बहुत सारे वो निकाल निकाल के तो इन्होंने उसे शेयर करना शुरू कर दिया। मनुस्मृति की मेरे पास एक कॉपी है, तो मैंने कल उसे लेकर के एक तस्वीर अपनी फेसबुक पे और ट्विटर पे डाल दी कि भाई अगर नहीं पढ़ोगे, किसी के पास ना हो तो अभी अवेलेबल है, प्रभात प्रकाशन वालों ने छापी हुई है और हाँ, बहुत वो बढ़िया कॉपी है, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र कुमार जी की बहुत ही प्रतिष्ठित टीका है हाँ वो। हाँ जी 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 हाँ। तो मैंने कहा भाई इसे मंगवा लो, अब मैंने उसका लिंक विंक भी शेयर कर दिया।
तो एक लड़का है, वो पहले हमारे साथ काम करता था, उसमें द प्रिंट में चला गया, वो फिर आजकल शेखर गुप्ता वाली में उसमें जॉब कर रहा है। तो वो नीचे कमेंट लिखने में लग गया, इतनी गंदी किताब को सर आप प्रमोट कर रहे हो, इतनी गंदी किताब। मैंने कहा तू बकवास तो मत कर, बहुत छोटा है हमारे से। तो मैंने उससे कहा पहले ये बता तूने पढ़ी है या नहीं, पढ़ी है तो बात कर, कि गंदी है फलाना है, दूसरों की सुनी सुनी बातों पे मत जा। तो इनकी बात यह है कि ये अवेयर तो है नहीं, किसी चीज को पढ़ करके तो आते नहीं है, बस जो इनके सामने नैरेटिव बना दिए गए हैं, जो प्रचलन में है चीजें, कि साहब मनुस्मृति में तो पितृ सत्ता को ये बताया गया है, महिलाओं को ये करा गया है, फलाना करा गया है। जबकि मेरा तो मानना यह है कि भाई वो एक जीवन जीने की एक कला है, एक आइडियल है, वो दी गई आपके सामने, आप उसे अपनाओ अपनाओ, नहीं अपनाते ना अपनाओ। और आज तक कोई इसका जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल मूल रूप में वो किस रूप में थी, उसका तो कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो वास्तव में जो हम पढ़ रहे हैं वो सही ही है। कितने सारे उसमें जोड़ दिए गए हैं लोगों के द्वारा, पता नहीं क्या क्या। तो ये कम्युनिस्ट लोग जो है ना भिड़ जाते हैं। मैंने फिर उसे ब्लॉक करा, मैंने कहा कि भाई जब तू अगर तूने पढ़ी हो तो उसकी एक फोटो डाल पहले कि तेरे पास ये किताब है, तुमने ये पढ़ी है, वरना बकवास मत करे यहाँ पे। तो ये सब इन लोगों का यही है कि कुतर्क करते हैं, और अब राहुल गांधी जैसे लोगों को इन्होंने कुतर्क अपने सिखा दिए हैं, वो भी कुतर्क करने लगा है राहुल गांधी वाला। लेकिन राहुल गांधी और वाले छात्रों की जो गूंज था, उसमें आइटम सॉन्ग कराने की क्या जरूरत थी? वो खुद ही आइटम है, इसलिए आइटम सॉन्ग कराता है। राहुल गांधी कम भाई आइटम है आप क्या? ये बताओ, वो जो नेहा सिंह राठौर है, नेहा सिंह राठौर जो है वो नचनिया ही तो है। उसका यूट्यूब चैनल हम लोग अभी कल परसों एनालाइज कर रहे थे कि देखते हैं कि यार वो यूट्यूब पे क्या करती है। उसके कई मिलियन फॉलोअर हैं, मेरे ख्याल में 7-8 मिलियन फॉलोअर हैं। लेकिन उसके जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, उसके जो गाने हैं ना, वो काबा वाबा वो जो गा रखे हैं, वही प्रचलित है। वो जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल बोलती है, कुछ भी बोलती है, 30-40 हजार से ऊपर कोई वीडियो उसका चला हुआ नहीं है। और ऐसे लोगों को ये मंच प्रदान कर रहे हैं, नचनियाओं भाई को। आपने वही वाली बात कही, मैंने कहा कि जो आदमी खुद आइटम है वो आइटम सॉन्ग पे ही तो जाएगा। और कितना बड़ा हाँ आइटम है राहुल गांधी। इस बार जो है वो इन्होंने ठीक किया कि ये जो है वो डिफेंसिव नहीं हुए और मनुस्मृति पे ठीक स्टैंड लिया और लॉजिकल स्टैंड लिया। तो ये हमारे भाई साहब जो हैं ये गाली गलौज पे आ गए। मिस्टर पवन खेड़ा, पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर होंगी। पवन खेड़ा वैसे भी अब तो पवन खेड़ा को भी समझना चाहिए कि जो उन्होंने भक्ति की थी उसका उनको प्रसाद मिल चुका है। अब क्यों बगैर मतलब अपना जो है वो बुढ़ापा खराब करना चाहते हैं अरे सर, सफेद बाल आपने वाले। वो किरण रिजिजू वाला किस्सा नहीं देखा? आपने किरण रिजिजू ने कैसे पेल दिया इसको, पवन खेड़ा को? देखा नहीं कौन आपने? सा कौन सा? किरण रिजिजू ने परसों एक वीडियो डाली, उसमें क्या था कि वो अरुणाचल प्रदेश में किरण रिजिजू जब घर पे अपने जाते हैं तो वहां पे वो अपने खेतों में, किसानों में, पहाड़ों में घूमने में वो उसके कुछ वीडियो डालते हैं। उनका मेन उसमें पर्पज ये रहता है कि भाई टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को यहाँ अट्रैक्ट किया जाए। तो किरण रिजिजू ने एक पहाड़ी नदी में, जिसमें पत्थर दिखाई दे रहे हैं नीचे, बड़ा खूबसूरत नजारा है, एक वीडियो डाला कि उसमें किरण रिजिजू कूदे, स्विम किया और विपरीत धारा के बह के वो किनारे पे आ गए, क्योंकि पहाड़ी नदी बड़ी तेजी से बहती है। तो वो तेजी से बह के और किनारे आ गए। तो इसने ट्वीट किया कि राहुल गांधी का जो हैंगओवर है वो सब लोगों के दिमाग पे, बीजेपी वालों के इस कदर हो गया है कि ये लोग जो है राहुल गांधी की स्विमिंग का भी वो करने लगे हैं। और देखिए ये किरण रिजिजू जो है, हाफ स्विमिंग सूट पहन के, उन्होंने बनियान और कच्छा पहना हुआ था जो स्विमिंग में होता है, तो इस तरह के हाफ कपड़े पहन करके जो है वो तैर रहे हैं। और गिरिराज किशोर ये कह रहे हैं कि साहब, गिरिराज किशोर कह रहा हूँ, गिरिराज सिंह, वो ये कह रहे हैं कि मैं 74 साल का हूं लेकिन मैं भी जैन जी हूं, मैं भी युवा महसूस करता हूं। राहुल गांधी ने इन लोगों का क्या हाल कर दिया। तो किरण रिजिजू ने उसका जवाब ये दिया कि पवन खेड़ा, तुम राज्यसभा के एमपी बने हो, वो भी राहुल गांधी की मेहरबानी से। मैं 8 बार चुनाव लड़ चुका हूं, और ये जो तुम सूट पहन के जो है टाई वाई लगा के स्विमिंग करते हो क्या? स्विमिंग तो इन्हीं कपड़ों में की जाती है। और अब मैं तुम्हारी शिकायत हेमंत बिस्वा शर्मा से करने वाला हूं। अभी तेरा तो पेड़ा नहीं बना है ठीक से, खेड़े का पेड़ा बनना बाकी है। तो मुझे मुझे इसका सबसे बढ़िया पार्ट किरण रिजिजू का ये लगा कि जो उन्होंने जो हेमंत बिस्वा शर्मा वाली बात ध्यान रखी, हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो हुलिया बदल दिया।
पवन खेड़ा जब से तो बाल सफेद रखने लगा, दाढ़ी रखने लगा कि शायद वो तस्वीर में पहचान में ना आऊं। तो किरण रिजिजू ने बहुत उसे जो कहा, उसे खूब सिखाया और उसने कहा कि भाई ये जो है तुम दान से वो बन गए हो राज्यसभा के एमपी। मैं 8 चुनाव लड़ करके आया हुआ हूं और कभी हारा नहीं हूं अपने क्षेत्र में। तुम्हारी तरह मैं मुझे जो है वो खैरात में नहीं मिली है। और रही राहुल गांधी की बात, तो राहुल गांधी मेरे दिमाग में कभी नहीं रहता है। मैं तो अपने जो क्षेत्र के लोग हैं, मेरे किसान भाई, वो सब, उन सबको उत्साहित करने के लिए मैं इस तरह के वीडियो बनाता हूं कि उन्हें भी उत्साह हो। और आप लोगों की हिम्मत नहीं है कि उस बरसाती नदी में नहा के दिखाओ, स्विमिंग पूल में नहाने वालों पे। ये बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया किरण रिजिजू ने। वैसे याद कीजिए कि आज से करीब 10-12 साल पहले किरण रिजिजू का और गौरव सावंत का कंपटीशन हुआ था सिटअप्स का, कि कौन ज्यादा सिटअप्स करता है। गौरव सावंत वो आज तक वाला? अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। वो बहुत फिट है। तो तो किरण रिजिजू तो इनका जीत जो गया है होगा। वो पब्लिकली कंपटीशन हुआ था और दोनों ने 100-100 सिटअप्स लगाए स्टेज के ऊपर। अच्छा। अब मेरी राहुल गांधी को चुनौती है, राहुल गांधी 100 सिटअप्स लगा के दिखा। हम्म। कि किरण रिजिजू ने 100 सिटअप्स लगा के दिखाए हुए हैं, तो अब राहुल गांधी 100 सिटअप्स लगा के दिखाए तब तो बात मानी जाए, बाकी तो फालतू की बात है। हाँ सही बात है। वो काफी किरण रिजिजू फिटनेस पे ध्यान रखता है भाई बहुत। नहीं, वो बहुत फिट है, वही मैं 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और हाँ गौरव सावंत उससे 20 साल छोटा होगा। हाँ हाँ, गौरव सावंत छोटा ही होगा, 20 साल तो छोटा नहीं होगा, 10 एक साल मुश्किल से। भाई गौरव सावंत क्या अबाउट 45 होगा। इतना ही होगा। किरण रिजिजू 55 होगा बस, और क्या। हाँ, उस समय 55 होगा, ठीक। तो 55 साल की उम्र में 100 सिटअप्स लगा के दिखाना, वो भी बिना किसी वार्म अप के, हाथों हाथ, मजाक की हाँ बात नहीं लेकिन है। ये जो पवन खेड़ा जैसे लोग हैं ना, ये छिछोरापंती कर रहे हैं। और राहुल गांधी को, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी को वास्तव में ऐसे ही लोग पसंद है। उन्हें अपने इर्द गिर्द इसी तरह के लोग चाहिए भाई। पी चिदम्बरम, शशि थरूर या मनीष तिवारी, वो उस लेवल पे जा ही नहीं सकते जिसपे पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, बीवी श्रीनिवास या फिर ये सुप्रिया श्रीनेत जा सकते हैं। वो उस लेवल पे नहीं जाएंगे कभी भी। तो राहुल गांधी को पसंद ऐसे ही लोग हैं कि भाई मोदी को गाली दो, कुछ भी कहना है, मोदी को गाली दो। तो उसी काम को कर रहे हैं, इसी काम का उसे पेमेंट मिल रहा है, यही इसी का इनाम मिला है उसे। राज्यसभा की सांसद ही मिली है। सुप्रिया श्रीनेत पूरी कोशिश कर रही है कि अगली बार मेरा नंबर लग जाए। कंपटीशन तो कांग्रेस में इंटरनल है, बाहर से किसी को कंपटीशन नहीं है। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि पिछली बार जब बिहार के चुनाव थे, तो बिहार के चुनाव में इन्होंने वो वोट चोरी वाला प्रोग्राम ले लिया और वो हाँ वोट चोरी का प्रोग्राम करते रहे और 1.5 महीने तक उसको भी भटका दिया, तेजस्वी को। तेजस्वी की पूरी कैंपेन डिरेल हो गई। एक वक्त जो लोग ये कह रहे थे कि साहब कि चांस बन सकता है, चांस बन सकता है बिहार में तेजस्वी का, पता चला कि तेजस्वी जी जो हैं वो 24 पे अटक गए। 24 सीटें, एक सीट कम होती तो एलओपी के लिए एलिजिबल नहीं रहते। अब यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, अब उत्तर प्रदेश के चुनाव तो आ गए सर के ऊपर। अब हाँ। ये अगस्त में है। अब लोगों ने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी, कैंडिडेट्स वैंडिडेट्स वाली सारी तैयारी शुरू हो चुकी है, बीजेपी की तो उत्तर शुरू ही हो प्रदेश में चुकी तो है। बड़ा बड़ा बढ़िया, उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया होने जा रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश में अभी जो ये नितिन नवीन ने अपनी वो नई टीम बनाई है, इसमें उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा चेहरे हैं, 8 लोगों को शामिल किया। और इवन इनमें से 4 लोग तो ऐसे हैं जो चुनाव हारे हुए हैं भाई। वो हार गई थी, स्मृति ईरानी हार गई थी। स्मृति और ईरानी, हरीश द्विवेदी। हरीश द्विवेदी हार गई थी, वो हार गए थे। और रेखा वर्मा, कई 3-4 लोग ऐसे हैं, अमरपाल मौर्य के साहब, इनको प्रमुखता से जगह दे दी गई है टीम में। तो यहाँ तो यूपी की तैयारी बहुत बड़ा चल रही है सर। पिछले 3 दिनों का आपने घटनाक्रम देखा यूपी में क्या हुआ? जितने भी फाइनेंसर हैं सपा बसपा के, ये मीट वाले, स्क्रैप वाले, सब पे ईडी की रेड हो रही है, सब पे छापे पड़ रहे हैं जीएसटी के। 3 दिन हो गए हैं यहाँ, बहुत जबरदस्त खबरें चल रही हैं। गाजियाबाद अच्छा, में, मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में, रामपुर में, दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में, डासना में, सब जगह रेड हुई है। 20-20, 30-30 टीमें पहुंची हुई हैं यूपी में।
ये जो सब देखिए, इन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से तो चंदा मिलता नहीं है सपा बसपा को। इन्हें ये मीट व्यापारी, स्क्रैप वाले, कबाड़ी, रियल एस्टेट वाले, ये सब कैश में इनको पैसा देते हैं। इन सब पे रेड हो रही है, परेशान है सब लोग। ये राणा राणा स्टील वाले आपने सुना होगा, हमारे इधर मुजफ्फरनगर के हैं। कादिर राणा, शाहनवाज राणा, नूर सलीम राणा, चाचा भतीजे हैं, ये 3 लोग हैं। MP रहे हैं, 2 MLA रहे हैं। ये सब अब की बार चक्कर में थे कि सपा से टिकट लेंगे और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से टिकट लेंगे। इनके यहाँ रेड हुई है, 3 दिन हो गए, सब सील कर दिए इनके कागज वागज, खाते वाते सब। तो यहाँ तो अभियान दूसरा चल रहा है। यहाँ पे जैसे नोटबंदी हुई थी ना 16 में, और फिर 17 में जो है मायावती ये सब बाहर हो गए थे, वो वाला मामला अब यहाँ पे चल पड़ा है कि भाई इन्हें फाइनेंशियली जो है इनको खत्म कर दो, इनके फंडिंग वंडिंग सब बंद हो जा। चुनाव कहां से लड़ेंगे? अखिलेश यादव भी परेशान है, कैसे करेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे? इन्हें फंडिंग देता कौन है? कोई पैसा देता नहीं है इन्हें। तो यूपी का तो मामला अलग लेवल पर चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पर तैयारी है। उसकी प्लानिंग तो ऐसे की गई है कि 2027 में 2029 तक का हिसाब रख के प्लानिंग की है। और इसमें अमित शाह का भी ये बताया जा रहा है कि पूरा कॉपरेशन योगी जी को और उनकी टीम को फुल है। तालमेल दोनों के बीच में एकदम बढ़िया हो गया है इस समय, जो परफेक्ट टीम तालमेल। बनी है नितिन नबीन की। हम्म। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसको कि मैं इस संदर्भ में कह रहा था कि राहुल गांधी ने तय कर रखा है कि इसको डीरेल करना है। तो वो जो है वो अखिलेश तो तैयारी करेंगे चुनाव की, उस बीच में ये छात्रों की गूंज लेके पहुंच जाएंगे चारों तरफ, और ये छात्रों की गूंज करते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश के, मैं तो सुझाव दे रहा हूँ कि भाई छात्रों की गूंज करो तो उत्तर प्रदेश के कम से कम जो बड़े-बड़े शहर हैं आपके, उनमें सब में तो करो ना, 10 बड़े शहरों में तो करना ही चाहिए। खाली एक प्रयागराज में क्यों किया? हाँ सही बात है। प्रयागराज में तो वो बहुत टाइम हो गया, उसे तो लोग भूल भी गए जब वो हुआ था। प्रयागराज वाले को कौन ध्यान कर रहा है? लेकिन ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे वो जो भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने प्लान की थी लोकसभा चुनाव से पहले, 2024 के से पहले, कुछ उसी तरह का ये छात्रों का गूंज है कि यूपी वगैरह के, जो पंजाब के, इनके सबके चुनाव आ रहे हैं, उससे पहले कुछ उसी तरह का आपको नहीं नजर आ रहा कि इसके पीछे वही है? और मैं तो देखता हूँ इसका जो वहां पे प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल किसी जैसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया गया हो कि भाई राहुल गांधी बोल रहे हैं, बीच बीच में 1-2 आइटम सॉन्ग भी नचनिया वचनिया टाइप के उन्हें भी लाते रहो, जिससे लड़कों का मनोरंजन होता रहे जो वहां मौजूद है। वरना वो भाग जाएंगे, राहुल गांधी को कितनी देर सुनेंगे? चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ना है और मनुस्मृति का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको कौन समझाएगा? सर एक बात बताइए ना, जिसके परिवार में हिंदू रिचुअल्स, जो हमारी परंपराएं हैं, उनको लेकर के उन्हें कभी कोई फॉलो ही नहीं किया गया है। भाई कहीं कोई तो परिवार में पारसी है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, हिंदू तो कोई है ही नहीं इनके में। अब बताइए ना, क्या हिंदू बात कैसे रहे करते हो भाई? आप? अगर अगर आप बताइए कि अगर बाप मुसलमान है जनेऊधारी और माँ ब्राह्मण है वो, माँ हिंदू है। जी जी। जनेऊधारी ब्राह्मण कहाँ गया? मैं ये तो भाई कह रहा हूँ कि लॉजिकली अगर जो चीज है, हकीकत बात तो यही है कि आप ये बताइए ना कि भाई फिरोज गांधी कौन थे, सब जानते हैं, और सोनिया गांधी कौन है, ये सब जानते हैं। तो इनके ये तो मिक्स मिक्स ब्रीड हो चुके हैं, और इन लोगों को समझाना इनके, ये तो मैं बताया ना कि ये सब, राहुल गांधी तो पिछले 4-5 साल से कम्युनिस्टों के उस पर चल पड़ा है। और सीताराम येचुरी के समय से इनका जो है ये अवतार आया था सामने। सीताराम येचुरी को बहुत मानते थे राहुल गांधी, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ समय बिताते थे। तो सीताराम येचुरी जो है इन्हें अपनी वो एक, कहते हैं ना कि एक वो लिगेसी छोड़ गए हैं इनके लिए कि भाई तुम अब कम्युनिस्टों का जो है एजेंडा, उस पर आना पड़ेगा तुमको। ये उस पर आ गए हैं पूरी तरीके से। बड़ा मुश्किल है। और कॉकरोच जो है वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली वापस आएंगे 5 सितंबर को। हाँ सुना तो है साहब हमने, तो पता नहीं क्या क्या करेंगे उस दिन, क्या है प्लानिंग इनकी, क्या करेंगे? और इन्हें वो परमिशन कैसे मिलेगी? इस बार परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए, क्या कर रहे परमिशन हैं? की क्या जरूरत है? परमिशन तो आरक्षण वालों को चाहिए, जो इनके खुद के वोटर हैं उनको परमिशन चाहिए।
परमिशन, आरक्षण हटाओ वालों को चाहिए परमिशन, तो हाँ, इन्हें आरक्षण क्या हटाओ जरूरत है, वालों को आओ चाहिए। बैठो। अगर चंद्रशेखर कल को चला जाए बिना परमिशन के तो वो कर लेगा वो उसकी। अच्छा आप ये देखो, वो चंद्रशेखर जो है वो दिल्ली में हर तरह की बदतमीजी करता है, हर तरह की बकवास करता है, सब कुछ करता है। उत्तर प्रदेश में नहीं करता वो। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो आता भी नहीं है, वो दिल्ली में ही रहता है, यहाँ आता ही नहीं है उसे, तो अपने लोकसभा क्षेत्र में बहुत कम जाता है, वो बहुत कम आता है यूपी में, वो मैक्सिमम दिल्ली में ही रहता है। और ये जितने भी लोग इस समय चंद्रशेखर की पार्टी से टिकट लेना चाहते हैं, ये सारे के सारे पहले बसपा के विधायक रह चुके हैं, कोई पूर्व सांसद है, कोई पूर्व विधायक है, कोई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है। इन सब लोगों को ये चाहिए कि भाई चंद्रशेखर की पार्टी में अब की बार मायावती की तरह पैसे दो और टिकट ले लो। तो इन्हें बड़ा ये जिताऊ लग रहा है। ये अखिलेश यादव की भी हालत खराब है कि अगर मुसलमान इतने सारे जाएंगे टिकट मांगने चंद्रशेखर के पास, तो फिर हमारा क्या होगा। तभी तो किसी ने कहा था, वो पता नहीं किसने कह दिया था कि अखिलेश यादव को ये कह देना चाहिए कि मैं आजम खां को गृह मंत्री बनाऊंगा, अरे तो अरे अरे अरे, मुसलमान तो रुक वो तो सकते कह हैं। क्या दिया, वो तो वादा कर दिया चाचा ने। हाँ चाचा शिवपाल ने तो कह दिया कि हाँ, यदि हमारी सरकार, शिवपाल ने सही। हमारी जी सरकार जी बनी तो जी। आजम खान गृह मंत्री बनेंगे। हाँ, वो संभल तो वाले सारे शिवपाल तो जितने भी दंगों में। शिव शिवपाल तो अखिलेश यादव को बर्बाद करवाने के पीछे है ना। वो जानते हैं ना कि अखिलेश अखिलेश अखिलेश, यादव के साथ केवल राम गोपाल यादव है, शिवपाल यादव तो चाहते हैं कि ये बर्बाद हो। भाई अखिलेश यादव ने तो काउंटर भी तो नहीं किया उसको। हाँ, चुप है वो, बिल्कुल है। और उसने ये भी कह दिया कि भाई संभल वाले जितने भी दंगाई हैं वो छोड़े जाएंगे। तो ये मैसेज है पूरा। और आपके जयंत को चवन्नी भी कह दिया। लेकिन जयंत चौधरी ने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई, उसने कोई इसका वैसा जवाब नहीं दिया, उसने अप्रत्यक्ष रूप से बिना नाम लिए और बहुत बढ़िया बढ़िया उसने पोस्ट लिखी है जयंत चौधरी ने। अच्छी तरीके से उन्होंने हैंडल किया इस चीज को, और इसका रिएक्शन है यहाँ अखिलेश यादव के खिलाफ। वेस्ट यूपी में जाट हो रहे हैं सारे, कि इसने जयंत को ऐसा कह दिया। जयंत को जाट अपना आदमी मानते हैं यहाँ वेस्ट यूपी में। भाई चौधरी चरण सिंह का पोता है, कुछ लोगों तो ये भी कहते हैं कि भाई इसकी तो शक्ल भी चरण सिंह जैसी है, जयंत की अच्छा। तो। कुछ लोग यहाँ जो पुराने बुजुर्ग हैं 70+ 80+ वाले, जिन्होंने चौधरी साहब को देखा है, तो उन्होंने एक बताते हैं कि जयंत चौधरी किसी कार्यक्रम में गए थे, किसी की 13वीं वगैरह में, तो उस किसी ने ये कह दिया कि भाई बेटा तेरी तो शक्ल भी तेरे बाबा जैसी है। तो यहाँ प्रचलित यह है कि चंद्र सिंह जो चौधरी चरण सिंह है, उनके जैसे लगते हैं जयंत चौधरी। जाटों में बड़ी नाराजगी है अखिलेश यादव के खिलाफ। अब की बार जाट एक वोट नहीं देगा अखिलेश यादव वेस्ट यूपी में। बड़ा रिएक्शन है इस पे, और बड़े यहाँ पे जाट नेताओं ने वीडियो वगैरह बना बना के वायरल करने शुरू कर दिए हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुमने चौधरी चरण सिंह को सीएम नहीं बनने दिया था, ये करा था, वो करा था। बहुत सारी चीजें कहनी शुरू कर दी है, पुराने पुराने किस्से निकल आए हैं। जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही पश्चिमी यूपी में चौधरी चरण सिंह की आत्मा आ जाती है। हाँ ये इन्होंने खुद कह, अखिलेश यादव ने कराया इस बार शुरुआत, वो खुद ही अपने ट्रैप में फंस गया है। अखिलेश यादव के बारे में सर मैं आपसे कई बार कहता हूं, अखिलेश यादव से 100 गुना ज्यादा पॉलिटिकल सेंस राहुल गांधी को है। अखिलेश है यादव की पॉलिटिकल सेंस शून्य है, जीरो। मतलब राहुल अखिलेश गांधी यादव, में भी पॉलिटिकल सेंस है। नहीं और मेरा अखिलेश मतलब यादव है में कि उसका भी अखिलेश एक यादव बटा से सौ है। ज्यादा है, मैं सर ये कह रहा हूं। आप समझ लो, जब मैं ये कह रहा हूं कि अखिलेश यादव से ज्यादा सेंस राहुल गांधी में, तो आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव में कितनी सेंस है पॉलिटिकल, आप ये समझ सकते हैं। वो बिल्कुल डिजास्ट्रस है। अभी देखना जब टिकट बटेंगे तो क्या होगा। ये तो जो 2024 में इनके 37 सांसद बन गए, वो तो आप सब जानते हैं सर कहानी क्या थी, किस तरीके की घटनाएं चल रही थी पार्टी के अंदर, जिस तरह का था। और वो ठाकुरों की नाराजगी, वो सब एक साथ इकट्ठे हो गए थे। बहुत तो अलग स्थिति थी वो तो, उसमें तुक्के में जीत गए ये 37 लोकसभा सीटें। अब वो है नहीं समीकरण अभी तो। देखना अब, अगर ये 403 टिकट पे अपने कैंडिडेट सारे लड़ाने लगे, 403 कैंडिडेट है नहीं समाजवादी पार्टी के पास। बीजे उसको कांग्रेस को कितनी दे रहे हैं लोग। अभी तो कोई चर्चा नहीं है, अभी तो कोई चर्चा नहीं और ये जो इस बारे में। आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा है इसका क्या प्रभाव होगा। कोई कोई कुछ कुछ नहीं है सर यहाँ पे।
ये क्योंकि सिर्फ कल मैंने सोशल देखा, मीडिया तक ही है। कल ओम प्रकाश राजभर ने बहुत अच्छी बात कही। क्या? तो कल ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाई आरक्षण की समीक्षा तो होनी चाहिए, और आरक्षण जो है, जो वास्तव में जो पिछड़े हैं और जिनको इसकी आवश्यकता है, उनको ही मिलना चाहिए, ये इसने स्पष्ट कहा। तो सर ये तो बात सभी लोग कह रहे हैं। और नहीं, लेकिन नहीं, डॉक्टर कहाँ कह रहे हैं, कहाँ बहुत सारे जो है डॉक्टर वो साहब डॉक्टर अंबेडकर भी तो ये कह गए थे, 10 साल बाद इसका रिव्यू करना। बेसिक चीज तो यही थी इसकी सर, आरक्षण के पीछे कि आप जरूरत हो दे दो और रिव्यू कर लो, आवश्यकता नहीं है तो इसे खत्म कर दो। ये तो इन्होंने पॉलिटिकल टूल बना दिया कांग्रेस वालों ने इतने समय तक, और इसको बढ़ावा दे के वीपी सिंह ने और इन सब लोगों ने इसे पॉलिटिकल टूल बनाया 89 के बाद। वरना पहले तो ओबीसी को भी कोई नहीं पूछ रहा था। आज की तारीख में इसे टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं सब लोग। और इसके खिलाफ जो बोलता है उसके खिलाफ दुनिया खड़ी हो जाती है कि साहब अरे मोहन भागवत ने ये कह दिया तो साला बिहार का चुनाव हार गई भाजपा। तो ये क्या, तो चोट कहने की देर है। और आप ढिढोरा पीटते रहो। अगर कल को नरेंद्र मोदी ये कह दें कि मैं 80% आरक्षण कर दूंगा तो शायद उस पर यकीन ना करें, लेकिन अगर मोहन भागवत ये कह दें कि आरक्षण की जो है समीक्षा की जानी चाहिए, उस पर लोग यकीन कर लेंगे। ऐसे है। मैं आपको बताऊं, वो जो मोहन भागवत वाली जो बात है ना, उसमें कोई बेसिकली वो नैरेटिव बन गया कि साहब मोहन भागवत के कारण ऐसा हो गया। वो उस समय आप याद करें कि 6 चरणों में चुनाव हुए थे बिहार में। हाँ, कई चरणों में हुए थे। 2015 के चुनाव 6 चरणों में हुए थे। और जो बीजेपी की ये जो इनका बयान आया था, ये 2 चरण के चुनाव पूरे हो जाने के बाद आया था। अच्छा। और जो पहले जो 2 चरण थे, उनमें बीजेपी की वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। बाद में सुधरी। बाद में सुधरी है। उसके बाद के जो 3 चरण हुए, पहले 2 चरण में तो ये कोई मुश्किल से 2-4 सीटें जीते। तीसरे चरण में भी अच्छा। कम सीटें जीते। चौथे 5वें चरण में, जो कि तिरहुत मिथिला में थे, उसमें ही सारी सीटें जीते ये। आखिरी चरण सीमांचल में था, वहां तो इनको जीतना था ही नहीं। लेकिन वहां भी ये पहले 2 चरण से ज्यादा सीटें जीते। अरे सर, ये तो बहाने होते हैं, मैं आपसे कह तो रहा हूं। अब ये लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें सब लोग कह रहे थे कि जेपी नड्डा ने बयान दे दिया इसलिए 240 सीटें आ गई। क्या बेचारे जेपी नड्डा के बयान से ये सब कुछ हुआ था? ये तो होता ही है सर, वो तो बहाने तो कुछ ना कुछ बनते ही हैं, कुछ ना कुछ रीजन पे। फर्क तो देखिए, यहाँ तो कृपा शंकर सिंह को टिकट देने के बाद से ही आरएसएस बैठ गई थी आराम से उत्तर प्रदेश में। इन्होंने टिकट भी तो ऐसे ही दिए थे। वीके सिंह का टिकट काटने से कृपा कितना शंकर माहौल को क्या खराब हुआ। टिकट देने का मतलब है इतने दागी आदमी को? सही बात है। वीके सिंह के टिकट कटने से पूरा आपका वेस्टर्न यूपी का माहौल खराब कर दिया था। सारे ठाकर जो थे वो सब खड़े हो गए थे कि साहब कैसे आपने वीके नाराजगी सिंह तो का टिकट पहले से ही काट थी, दिया। लेकिन सब लोगों को ये लगा कि साहब वीके सिंह का टिकट काट दिया, इसका मतलब अब की बार ठाकुरों का जो है वो समय ठीक नहीं है। तो वो उसका मैसेज ये चला गया। वो काम इन्होंने सही किया नहीं। अगर गवर्नर बनाना था आपको, उनको तो उसी टाइम अनाउंस कर देते कि पहले भाई इनका गवर्नर गवर्नर बनाते तब टिकट काटते। सही बात है। है ना, ये आप कह देते कि भाई गवर्नर बना रहे हैं इसलिए टिकट नहीं दे रहे, हाँ, और देते। एक और हुई थी, ब्रजभूषण का टिकट भी कई कई राउंड तक इन्होंने होल्ड करके रखा, 4-5 राउंड हो लिए जब तक ब्रजभूषण का टिकट नहीं हुआ था। हाँ, वो भी था मामला बहुत बड़ा। आप ब्रजभूषण को आप अगर टिकट नहीं दोगे तो आप बुरी तरह से उस एरिया में हारोगे। हाँ, 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, 24 सीटों पे प्रभाव है उसका। हाँ, सही बात है। तो ये तो काम ये लोग करते ही करते हैं। तो अब आपने एक बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मजा तो मुझको बंगाल में आ रहा है। आपने भी कार्यक्रम किया, मैंने देखा। हाँ, जो असली काम हो रहे हैं, जो लेफ्ट की जो पिटाई हो रही है, वो बंगाल में हो रही है। और ये कोई बंगाल नहीं जा रहे हैं। वो नेहा बोरा भी बंगाल में नहीं दिख रही है, वो इधर उधर दिख रही अरे है, उनकी लेकिन हिम्मत नहीं। जादवपुर नहीं, में बंदा जो सुताई बढ़िया की काम गई कर। है लेफ्ट वालों की, वो भाई हाँ, देखकर मैंने बनाया उस पर वीडियो।
जी जी। हम्म। हाँ, वहां तो बहुत जबरदस्त पिटाई की। वहां पे वो जो विधायक है महिला वहां की, बीजेपी की, उसने जब देखा कि उसमें क्या था कि सर यहाँ पे जब ये जनवरी फरवरी में भी इनका झगड़ा हुआ था जादवपुर यूनिवर्सिटी में लड़कों का, तो उस समय ये हुआ था कि शिकायत ये आई थी कि शाम को जो है बाहर के लोग यूनिवर्सिटी के कैंपस में आते हैं, दारू पीते हैं, सट्टा खेलते हैं। तो वीसी ने ये कहा कि भाई शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे के बीच में तो आईडी दिखा के ही कोई अंदर आएगा, और 7 बजे के बाद स्टूडेंट्स के अलावा कोई आएगा नहीं, फैकल्टी के अलावा कोई अंदर आएगा नहीं। तो उन्होंने बंद कर दिया। अब ये अभी प्रोग्राम कर रहे थे वहां पे एक, ये सारे वामपंथी वहां की, अभी पिछले 18 या 19 तारीख की बात है, और उस प्रोग्राम की शायद परमिशन और भी नहीं थी। तो एबीवीपी वालों ने कहा कि भाई तुम 8 बजे प्रोग्राम क्यों कर रहे हो जब कैंपस में कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं है। तो इन्होंने एक एबीवीपी वालों का लड़का पीट दिया इन कम्युनिस्टों ने। वो लड़का हल्ला मचाता हुआ बाहर गया। वहां की जो विधायक है, वो नाम भूल रहा हूं मैं उनका, क्या नाम है, महिला है विधायक वहां की, उन्होंने जो है जादवपुर की। पुलिस में, हाँ कोई महिला विधायक है, नाम भूल रहा हूँ, हैं? मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। जादवपुर की ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं मेरे पास तो नाम नोट भी है, वो मेरे दिमाग से निकल गया। महिला विधायक है वहां की एक, मैं बता रहा हूँ, मैं खोल लिया मैंने। सरबोरी मुखर्जी। पर गोरी नहीं नाम है उसका, कुछ और है। हाँ यही यही है, यही आ रहा है। हम्म। तो उन्होंने उसकी एफआईआर शारबोरी। लिखवाई। हाँ शारबोरी। शारबोरी मुखर्जी। तो उन्होंने शारबोरी एफआईआर मुखर्जी। लिखवाई, और वो जो है कैंपस के अंदर नहीं गई, वो अपने साथ कुछ लोग लेके आई, और वहां पे उन्हें गेट के बाहर खड़े होकर उन्हें चैलेंज करा कि तुम कम्युनिस्टों की जो है आज तुम्हारी खैर नहीं है। और उसके बाद बताते हैं कि वहां पे जो है लड़के घुसे अंदर, एबीवीपी वाले और ये सब लड़के, और इन्होंने बाइक वाइक ले जाके और हॉस्टलों में घुस के और इनके जो है हॉकियां और जो डंडे बजाए हैं वहां पे, कैमरे वैमरे तोड़ दिए जिससे कोई प्रूफ ना मिले, और बहुत बड़ा तबाही हुई वहां पे। रात के 1:30-2 बजे तक ये मार कुटाई वहां पे अंदर चलती रही। तो इन लोगों की तो सर ये जबान यही समझते हैं, इसी तरीके से तो इन लोगों ने कैप्चर किया। बताइए कि वहां कुछ लोग वहां आरएसएस को मानने वाली फैकल्टी हैं, वो वहां पे शाखा वाखा चलाते हैं। वो बताते हैं कि साहब शाखा नहीं चलने देते थे यहाँ पे, कि नहीं कैंपस के अंदर शाखा नहीं होने देंगे आपकी। इस कदर की इनकी दबदबा था। और ये जेएनयू तो कुछ भी नहीं है, तो जेएनयू से पुराना अड्डा है वामपंथियों का। जेएनयू तो अब 70s में बनी है। इनका ठीक इलाज हो रहा है वहां पे। हाँ, नहीं, और बाकी भी सब इलाज हो रहे हैं ना, वो आपके अभी वो भी अनाउंसमेंट हो गया कि साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पावर दे दी सारे को, आपके जो सीए वाली, तो उससे वो भी स्पीड अप हो रहा है सारा मामला। और दूसरी बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने जो जो मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए थे, वो सारे वादे बड़ी तेजी से लागू कर रहे हैं। हाँ वो तो सब लागू कर दिया, या फिर उन्हें लाइन अप कर दिया है, वो मतलब अब शुरू हो लाइन अप गया है कर दिया, उनका पूरा लाइन अप तो सारा ही कर दिया। ये कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें हाँ लाइन अप नहीं है। धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लोग वापस आ रहे हैं, हाँ। वो कार्यक्रम हो रहे हैं और वहाँ पे अच्छे अच्छे। बॉर्डर देखो ना सर, वो कितना बढ़िया काम, वो कितना बढ़िया काम हो रहा है बॉर्डर सील करने वाला। अभी अमित शाह गए थे सिलीगुड़ी में, मीटिंग हुई इनकी। पूरा बॉर्डर का जितना भी डिस्प्यूटेड इलाके वो सब थे, सब जमीन लेकर फटाफट वहां पे तार लगाने का काम तेजी से हो रहा है। तो इसलिए हमारे लेफ्टिस्ट को तो प्रॉब्लम होगी। लेफ्टिस्ट को तो ये था कि साहब कि ममता दीदी को हरा दो। उनकी प्लानिंग ये थी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है, कि अगर लेफ्टिस्ट को तो हरा दो, बाद में बीजेपी से तो हम निपट लेंगे। हाँ ये क्योंकि बीजेपी बीजेपी वाले जो बीच है, में घुस गए। बीजेपी वाले नहीं, वो चाहते थे कि बीजेपी पहले आ जाए। तो बीजेपी आ जाएगी तो बीजेपी हाँ इतनी बीजेपी वालों से क्रूर तो नहीं हिंदू हो मुस्लिम सकती। पे निपट लेंगे, कुछ भी एजेंडा चला लो नहीं, इनके वो साथ तो। उनका ये था कि साहब बीजेपी जो है वो ममता की तरह क्रूर नहीं है, तो अच्छा। इनको हम लपेट लेंगे, इनको हम हिंसा हाँ से ही काबू कर लेंगे। हाँ, इन्हें मार पीट लेंगे, इन्हें ऐसे ही डंडे से हाँ, चला लेंगे, सही बात है। लेकिन इनकी किस्मत खराब थी, वो शुभेंदु अधिकारी आ गया। शुभेंदु हाँ अधिकारी को सीएम बनाना एक बहुत ही अच्छी एक इनकी एक नीति रही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई प्रयोग नहीं करा वहां पे। बिल्कुल वो समझ गए कि भाई यहाँ पे ऐसा ही आदमी चाहिए, और इनके जो साम दाम दंड भेद, इनकी सारी तरकीब जानता हो।
वो इनके अंदर से निकल के आया हुआ आदमी था, वो पका हुआ आदमी है, पॉलिटिकल फैमिली से आता है, जानता है कि काम कैसे होते हैं। बढ़िया बढ़िया किया, वो कई एक्टिविटी बढ़िया रही है। और जो लोग जो हैं वो प्रयोग वाले हैं, उनके बारे में क्या विचार है आपका? प्रयोग वाले तो सबसे पहले आप ही के हैं, आप बताओ। आप बताओ। प्रयोग वाले तो सबसे पहले आपके ही हो। भाई भजन लाल जी का काम तो बड़ा पसंद आ रहा है साहब। भजन हैं? लाल जी ने जो है कॉकरोचों वॉकरोचों का जो है बढ़िया इलाज करवा दिया, वहां कुटाई उटाई होगी इनकी। और मदन दिलावर और इन सब लोगों ने जो है फिटनेस उनकी बढ़िया कर दी है। इनकी अब तो इनकी वो इनकी वीडियो एक बड़ी डाल रहा भारी है। प्रॉब्लम है। जी। उसने कहा था ना कि हम मदन दिलावर को इस्तीफा मांगेंगे, हाँ उसके बाद दोबारा उसका ट्वीट नहीं आया मदन दिलावर से इस्तीफा मांगने का। साहब, हाँ, उसने मदन डायरेक्ट दिलावर नाम का लिया था बताऊं मैं मदन आपको, दिलावर का। मदन दिलावर जो है वो ऐसा जिसको मैं कहूं कि उससे अधिक कट्टर हिंदू मिलना मुश्किल है। हाँ, इसीलिए तो हुँ? उस पे हमला कर रहे हैं ये। अच्छा, वो उसमें क्या है कि चूंकि वो दलित भी है, तो और हाँ मुश्किल है फिर उसके ऊपर हमला करना। संघनिष्ठ इतना बड़ा है, और आप ये देखिए कि 1990 में इसने प्रतिज्ञा की थी, 1990 में। अच्छा, हुँ। क्या 1990 में प्रतिज्ञा की थी? प्रतिज्ञा 1990 में प्रतिज्ञा की थी कि जब तक राम मंदिर नहीं बन जाएगा, नहीं, वो क्या था कि हाँ, बाबरी मस्जिद जब तक रहेगी तब हाँ, तक मैं बिस्तर पे नहीं सोऊँगा। बाबरी मस्जिद टूट गई, तो फिर नई प्रतिज्ञा की। कितना पुराना आदमी है मदन दिलावर? अच्छा। हाँ, हाँ। फिर अच्छा। प्रतिज्ञा की कि अब राम मंदिर जब तक नहीं बन जाएगा तब तक मैं एक वक़्त का खाना खाऊँगा। इसी तरह से कई प्रतिज्ञाएँ कर चुके हैं वो, हाँ मदन दिलावर जी। और हाँ। ऑपोज़िशन में जब रहते तो ऑपोज़िशन में लोग मदन दिलावर से, कांग्रेस वाले सबसे ज़्यादा किसी से घबराते थे तो मदन दिलावर से घबराते। हाँ, कुछ लोग होते हैं उन्हें पता है कि भाई ये खुराफाती है, ये कुछ भी कर सकता है। नहीं, मतलब खुराफात भी सिद्धांत पे करता है बंदा, और सड़क का आदमी, सड़क पे जाके आंदोलन करना, वो करना तो बिल्कुल उसका सेकंड नेचर है। तो तुम अरे साहब, उसको मैं तो क्या तुम कहता हूँ कि हिलाओगे? ऐसे लोगों से ऐसे ही लोग निपट सकते हैं जो जनता के बीच में रहते हैं और जिनके एक फोन करने पे 10-12 लड़के इकट्ठे हो जाएं तुरंत। ऐसे ही लोग कर सकते हैं इनका इलाज। इसके बाद वैसे इन्होंने कहीं कोशिश नहीं की। अब ये इन्होंने सीजेपी वालों ने ये मामला इनका एकदम से डंक इनका यूं दब गया, ये राजस्थान वाला मामला होते ही साथ अब कहीं कहीं नहीं गए ये अब निरीक्षण करने के लिए। ना, जयपुर हाँ। गए फिर जोधपुर गए, दोनों जगह पिटाई हो गई। जोधपुर में क्या हुआ था? जोधपुर का तो मैंने कुछ ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। जोधपुर में क्या हुआ? जोधपुर भी गया था ये आज योजना का, वहां भी इसको अच्छा। मार पीट के भगा दिया। वहां तो डायरेक्ट एबीवीपी वाले पहुंच गए थे, हालांकि सरकार ने ये दिखाने के लिए कि साहब हम बड़े नॉर्मल है, एबीपी वालों को पकड़ा भी, डिटेन करके फिर छोड़ दिया, जैसा होता है अच्छा अच्छा आंदोलनों में। अच्छा। हाँ हाँ, सही बात है। बिल्कुल। वहां से भी अपनी मुंह की लेके भागे। नहीं, ये सर, ये छोटा हम लोग इसे छोटी सी घटना सोच रहे हैं कि जो हुआ और ये सब के साथ, लेकिन ये होना बहुत आवश्यक था और ये बिल्कुल सही समय पे हुआ। वरना ये तो अराजकता के लेवल पर जा रहे हैं। कल को जो है ये वो पता नहीं क्या क्या करने पड़ रहे हैं। इन्होंने पता क्या किया, प्रियंका चतुर्वेदी पे भी इन्होंने कोई नोटिस वोटिस भेजा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ट्वीट किया था सौरभ दास और इन सब को लेके, और उसमें उन्होंने ये लिख दिया कि इन्होंने जो अपनी पहली टीम घोषित की है, 10-12 लोगों की कोई ऐसी टीम उन्होंने घोषित की थी ना अपनी, वो कार्यकारिणी सी क्या बनाई थी, तो उसमें कहा कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो शून्य है। तो इस बात को लेके उसे पता नहीं क्या लीगल नोटिस दे दिया। इवन जो ट्विटर है, ट्विटर पे भी प्रियंका ने कहा कि भाई ये इसमें कोई मिसोजनिस्ट या जो है इस तरह का कोई सेक्सिस्ट कोई कमेंट तो है नहीं मेरा ये, कि आप इसको इस तरीके से मुझे नोटिस भेज रहे हो। तो ये मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि सर ये सीजेपी वाले और उनकी टीम में जो लोग शामिल हैं, ये ट्विटर, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब लोग इनके इनके इनको रिस्पॉन्स क्यों इतना तेजी से दे रहे हैं? ये क्या चक्कर है?
हाँ, ये यही काम करते रहते हैं कि इसके खिलाफ रिपोर्ट करो, इसके ऊपर फ्लैग करो, ये करो, वो करो, कमेंट करो, दिन भर ये यही काम कर रहे हैं इसका मतलब। इसकी आवश्यकता नहीं है। कई जगह तो ये आप ये देखो, अभिजीत को हम बुला रहे हैं। अभिजीत ने कहा कि 48 घंटे में अगर एक्शन नहीं हुआ मदन दिलावर के ऊपर तो मैं पहुंचूंगा राजस्थान में। और 48 के तो 96 घंटे हो गए, 96 आवर्स ऑफ अरे फास्ट। सर, वो और इनके जो लोग यहाँ बुला हौसले रहे बढ़ हैं कि गए थे जंतर अभिजीत, मंतर वाले, वो सब। अरे तू भी आ जा अभिजीत, तू भी आ जा, तेरी प्रतीक्षा हो रही। उसके बाद इन्होंने मीटिंग की और मीटिंग करके कहा कि भाई दिल्ली ही सेफ है, तो हम हाँ, दिल्ली में ही 5 सितंबर को करेंगे, राजस्थान में ट्राई नहीं हाँ, करेंगे, यूपी तो वो सोचेंगे भी नहीं। वो एक न्यूट्रल टेरिटरी है दिल्ली। भाई वहां की जो सरकार है बीजेपी की है, लेकिन उसकी वहां की सरकार के हाथ में पुलिस नहीं है, पुलिस सेंटर के हाथ में है। तो वहां पे एक ऐसा मामला फंस जाता है। और दूसरा, वहां पे सरकार जरा सा भी डिस्टरबेंस नहीं चाहती। सरकार को ये लगता है कि अगर 15 मिनट के लिए भी कोई सड़क या कोई रास्ता कहीं जाम हो गया तो स्थिति खराब हो जाएगी। तो वो उससे वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, इसलिए ये दिल्ली को चुनते हैं। ये आपको याद है जब ये किसान यहाँ पे दिल्ली पे धरना दे रहे थे, किसान आंदोलन चल रहा था वो कृषि कानूनों के खिलाफ, तो ये राकेश टिकैत बार बार ये कहता था कि आप दिल्ली बैठे हैं क्या लखनऊ बैठेंगे। आज तक लखनऊ में 5 मिनट का धरना नहीं कर सका राकेश टिकैत, करके दिखाए। तो ये समझते हैं कि कहाँ चल सकता है मामला, कहाँ नहीं चलेगा। तो इसलिए जानबूझ के दिल्ली कहते हैं, क्योंकि दिल्ली में आलतू फालतू के लोग यूं ही इकट्ठे हो जाते हैं। कोई घूमने आया है कनॉट प्लेस में तो वो भी देखने लगता है खड़ा होकर तमाशा क्या है भाई। वहां थोड़ी सी देर में ही भीड़ जो है हजारों में लगने लगती है। ये है असली दिल्ली वल्नरेबल है ज्यादा, इसलिए दिल्ली आते हैं। दिल्ली में दिल्ली पुलिस का कोई, जिसको राजस्थान में बोलते हैं ना, धनी धोरी नहीं है कोई। दिल्ली पुलिस के वहां पे कई मालिक हैं। दिल्ली पुलिस वैसे तो डायरेक्टली लेफ्टिनेंट गवर्नर के नीचे आती है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एमएचए के नीचे आते हैं, तो दिल्ली पुलिस जो है वो एमएचए के नीचे आती है। लेकिन दिल्ली पुलिस चलती है वो पीएमओ से चलती है। तो चूंकि दिल्ली पुलिस के 3-3 भर्ता हैं, तो दिल्ली पुलिस इसीलिए जो है वो आराम से बैठी रहती है कि भाई जब तक तीनों में अलाइनमेंट ना हो जाए तब तक कुछ मत करो। और इसी चक्कर में आप देखते हैं ये जो बिगड़ते हैं सारे के सारे आंदोलन, हर आंदोलन इनसे बिगड़ जाता है, उसको ये टैकल नहीं कर पाते। उसका कारण ये है, यदि हाँ, सही कह रहे हो आप। सिंगल अगर पॉइंट सिंगल हाँ, पॉइंट हो ना अगर डिसीजन मेकिंग का, तो कोई बिल्कुल दिक्कत ना हो। बिल्कुल। अब जैसे वो दिन सोनम वांगचुक को रात रात में उठाया 10 दिन, उसके बाद कह देते कि भाई अब इसे खत्म करना है 24 घंटे के अंदर। तो वो उस दिन अगले दिन ही 20 तारीख को ही सारा कुछ खत्म हो जाता। 20 तारीख के बाद इन्होंने जो बैठने दिया वहां उन्हें दोबारा, वो बड़ा अप्रिय स्थिति अब रही भाई है। 19 तारीख को जब सोनम वांगचुक को हटाया था, उस टाइम पे 200 लोग थे वहां पे, तो आपको उनको भी हटा देना था। क्यों नहीं हटाए होंगे? हाँ, उनको हटा बिल्कुल सही देते, बात है। किस्सा खत्म, सब तमाशा और बंद। कह दे साहब, उसके पास लॉजिक था साहब, कहते कि साहब तुम्हारी परमिशन खत्म हो चुकी, तुम वैसे ही 15 दिन फालतू बैठ चुके हो यहाँ पे, खत्म, भागो यहाँ से। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। उसमें कहीं कुछ करने की और जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मुझे लग रहा है 5 तारीख में नहीं ऐसा कुछ होगा जो ये कह रहे हैं। 5 तारीख में नहीं है, उसकी तैयारी कुछ हो जाएगी। आप 5 तारीख को क्या, अगर 5 तारीख को बैठ गए ना, तो 12 तारीख को ब्रिक्स की मीटिंग है, यहाँ समिट है, हाँ, सही कह रहे हो आप। शीर्ष वार्ता। हाँ, 5 सितंबर ऐसे नहीं चुनी इन्होंने, इसलिए चुनी है। हाँ, सही कह रहे हो आप। तो इसलिए अगर जान अगर ढीले रहे तो अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती होगी। हाँ, और उसमें मेरे ख्याल में लेकिन इसमें एक चीज और सी भी है। जिनपिंग के भी आने की शायद चर्चा है उसमें। शी जिनपिंग के आने की चर्चा है, हम्म, पुतिन का तो कंफर्म ही है। हाँ, सही बात। तो उनके सबके सामने अगर ये, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी जो हैं वो ये रिस्क लेंगे। तो हाँ, इसलिए ये कॉकरोचेस के ऊपर कार्रवाई होने की
अच्छी संभावना है अब हो अच्छी सकता संभावना। है कि ये 3 या 4 सितंबर नहीं हो जाए कार्रवाई पहले ही। हाँ उठा लो भाई, मैं हाँ तो उठा देखो लो उन्हें भैया, यहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, यहाँ संभव नहीं है। हाँ 14 दिन आपको देता है। देखो एनएसए में आप किसी को भी बंद कर दो, एनएसए में आप किसी को बंद कर दो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में है, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधान कैसे चलते हैं? उसमें एक होता है एडवाइजरी बोर्ड। वो एडवाइजरी बोर्ड हाई कोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में होता है। तो पहले जो केस है वो जाता है एडवाइजरी बोर्ड, उसका 14 दिन का समय नियत है। तो 14 दिन के अंदर अंदर वो एडवाइजरी बोर्ड या तो उसको कंफर्म करेगा या रिजेक्ट करेगा। 14 दिन के अंदर मान लीजिए उन्हें कंफर्म कर दिया, तब मैटर जाएगा हाई कोर्ट। तो इसलिए जो समझदार सरकारें होती हैं वो इस तरह का होता है तो उठा के एनएसए में बंद कर देती है। बस और 14 दिन 14 बाद दिन के देखेंगे अब जो होगा। 14 दिन जब जब पहुंचता है एडवाइजरी बोर्ड के पास, तब वापस ले लेती है। हाँ। ठीक है, तो तो वो जो 14 दिन पीरियड का है वो पीरियड निकल है जाता है। उसमें। हाँ सही बात है। वो पीरियड निकल जाता है। वो पीरियड निकलने के बाद में ठीक है, आपका जो पीरियड था हमें सिक्योर करना था 13 तारीख तक, 13 तारीख 12 और 13 को है समिट, तो 12 और 13 हमको सिक्योर करना था, वो हमने सिक्योर कर लिया। उसके बाद फिर हमने इनको छोड़ भी दिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका कट शॉर्ट किया था इसका सोनम वांगचुक का, 4 महीने बाद इसका भी हटा लिया था। वो तो सरकार के ऊपर होता है कब हटा ले। तो ये तरीके होते हैं, तरीके होते हैं। जो तुरंत वाला होता है वो पुराना हमारा 107 हुआ करता था सीआरपीसी, अब शायद वो 123-24 क्या है कुछ, तो हम उसमें डिटेन कर लेते थे और 2 दिन बाद छोड़ देते थे। हाँ कुछ ऐसा ही होगा बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि अगर आप बात करें 12 तारीख का है तो एक सप्ताह पहले बिल्कुल ये 3 या 4 में ही हो जाएगा, इन्हें मौका नहीं मिलेगा ये करने का। और ऐसे जो आंदोलन होते हैं, ये जो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, जो नॉन ऑर्गेनिक आंदोलन होते हैं, वो जैसे ही आप लीडर्स को उठाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, हाँ लीडर्स के उठते ही। 4-5 जो लोग हैं उन्हें ऑर्गेनिक पकड़ के बंद कर दो कभी। और जो ऑर्गेनिक आंदोलन होते हैं उन पे भी फर्क तो पड़ता है, लेकिन ऑर्गेनिक आंदोलन फिर सुलगने लगते हैं और वो कभी भी भड़क हाँ सकते हैं। भड़क जाते हैं, फिर उसमें मामला दूसरे लेवल पर हिंसात्मक और उस लेवल पे चला जाता है। सही बात है। तो फिर कोई संभालने वाला नहीं होता। हाँ तो ये इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये नॉन ऑर्गेनिक है। ऊपर से डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कहीं और बैठे हैं, किसी और देश में बैठे हुए हैं, वहाँ से फंडिंग आ रही है, उस फंडिंग से सौरव दास का घर भी चल रहा है। सौरव दास ने तो हमारे ऊपर भाई डिफेमेशन का वो भी लगा दिया, डिफेमेशन नहीं, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, वायलेशन लेकिन ऑफ प्राइवेसी इसका का। इसका जवाब भी कुछ आना चाहिए ना कि भाई उसमें जो रह रहे हो इतना लाख रुपए किराया ना दे रहे मजे हो की जो। बात, अब बताओ बताओ मजे की बात क्या है। वो जो वायलेशन ऑफ हम्म प्राइवेसी का जो शूट किया है, उसमें जो भी बातें कही गई हैं, जो भी बातें कही गई हैं, उसका कहीं कोई काट नहीं है। जैसे उसको कहा गया कि तू नेपाल का नागरिक है। अब उस पूरे सूट में कहीं ये नहीं कहा गया है कि मैं भारत का नागरिक हूँ और मुझको नेपाल का नागरिक बता दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो सूट ऑफ डेफेमेशन बनता। वो सूट ऑफ डेफेमेशन नहीं है, सूट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी है, जो कानून अभी तक बना नहीं भारत में। तो ये हालात हैं इन भाई लोगों के भी। तो ये भाई लोग जो हैं ये इनको ये लग रहा है कि इनकी ट्रिक लोग समझे नहीं है, लोगों ने तो इनके सारी पोलें खोल दी। वो माइनर लड़की भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वो तो किस्सा खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ है। वो तो उससे ज्यादा तो वो जो है ना वो लड़की, वो यादव लड़की है जिसे राहुल गांधी लेके गया था, प्रिया अहीर। हाँ, हाँ, वो ज्यादा है, जय- उससे ज्यादा चर्चाओं में है। माइनर लड़की का तो पता ही नहीं है कहाँ है।
मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपने 15 साल की माइनर लड़की की पहचान उजागर कर दी। अभी लोगों ने सौरव दास का ट्वीट जो है वो 7 मिनट ठीक कर दिया कि ये देख, सौरव यादव कह रहा है कि ये रुचिका सिंह 25 साल की है। उसका तो अभी तक वही कंफर्म नहीं है कि वो वही थी लड़की या दूसरी थी जिसका अरे बयान उसकी आया माँ था। का स्टेटमेंट आ गया कि रुचिका सिंह तो मेरा नाम है। अच्छा, माँ का नाम है? उसका बताओ, स्टेटमेंट है। बताओ साहब, तो ये सब इस तरह का फ्रॉड काम है। करते हैं सारे, फ्रॉडगिरी। ये ऑर्गेनिक नहीं है। मेरी तो रिकमेंडेशन मेरे अनुभव से यही रहेगी कि इनको उठा लो, बंद कर दो जब 15-20 दिन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जी जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।